नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जमशेदपुर की खबर के साथ, जहां गोलमुरी थाना क्षेत्र के नानक नगर बस्ती में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ईसाई मिशनरियों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। धर्मांतरण की खबर मिलने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल काटा है और घर में लगे पोस्टर को फाड़कर आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने घंटों हंगामा किया और आगजनी भी की। बताया जा रहा है कि गरीब और असहाय लोगों को दिग्भ्रमित कर पैसों का लालच देकर और इलाज के नाम पर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर लोग आक्रोशित हो उठे। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से लोगों ने बवाल किया है। मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हंगामे पर काबू पाने की कोशिश की और इस दौरान लाठीचार्ज भी किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मिशनरीज की ओर से 40 दिनों का धर्म परिवर्तन पर्व चलाया जा रहा है, जिसमें प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा है और इसे लेकर पहले भी थाने में शिकायत की जा चुकी है। कोई लोग पूजा करते, मतलब कोई झाड़ फूक करता है, फिर उसके ऊपर बेहोश करता है, बाहर के लोगों को ही करता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं धर्म परिवर्तन करता है और अभी कहता है कि नहीं सरदार जैसे ये पगड़ी लगाता है, उसके बाद इस तरह से कार्यक्रम को करता है। तो इन लोग का आरोप है कि भाई अगर मान लीजिए कि वो दूसरे धर्म को अपना लिया, चाहे कुछ कर लिया है, लेकिन यहाँ पे जनरली लोग इलाज के नाम से आता है, झाड़ फूक कराता है, झाड़ फूक कराने के लिए आता है। क्योंकि इस तरह से लोगों का प्रचार प्रसार कैसे हो गया पता नहीं। यहाँ पे लोग कहता है बहुत पहले से लोग आते जाते हैं, तो उसी को लेकर के हम लोग अभी दोनों कम से बात करा देंगे और बात कराने के बाद हम लोग देखते हैं क्या मैटर रहता है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभंजन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रभंजन, देखिए ईसाई मिशनरियों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लग रहा है और हिंदूवादी संगठन ने जमकर बवाल काटा है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल कि कल इस तरह का पूरा बवाल मचा था धर्मांतरण को लेकर। रवि सिंह जिनका नाम अभी रवि पार्षद है और उसी के माध्यम से यहाँ पर गरीब लोगों को इलाज के नाम पर, भोले भाले लोगों को वहाँ पर धर्मांतरण किया जाता था। और ये आज से नहीं, ये कई सालों से चल रहा था। हालांकि इसकी शिकायत झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, प्रधान आपका शैलेंद्र सिंह, उन्होंने भी ये लिखित शिकायत जिला के उपायुक्त को की थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ चल रहा था। और कल जिस तरह का मामला सामने आया और लोगों को खबर मिली, हिंदू संगठनों को खबर मिली, और वहां जाकर उन्होंने उनके बैनर पोस्टर सारे फाड़ दिए गए। और अब तक इस मामले में 3 तरफ से मामले दर्ज किए गए हैं। एक तरफ से आपका रवि पार्षद जो उनका तोड़फोड़ किया गया, वो अपनी तरफ से मामले दर्ज किए हैं। दूसरी ओर से धर्मांतरण कराए जाने पर मामला दर्ज किया गया है और दूसरी तरफ संगठन जो तोड़फोड़ की है उनके तरफ से भी मामला दर्ज कराया गया है। तो कह सकते हैं कि 3 मामले थाना में दर्ज किए गए हैं और इस पर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है और इस संबंध में कई लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जी अंजना जी। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभंजन। अब बात कोडरमा की। कोडरमा में पुलिस पर मरकच्चो थाना में आवेदन देने पहुंचे आवेदक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर आवेदन देने पहुंचे एक व्यक्ति के साथ थाना प्रभारी ने मारपीट की और उसे थाने में बंद कर दिया। और इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने थाना परिसर का घेराव करते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मामले से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने आवेदक को मुक्त कर दिया और पूरे मामले की प्रशासनिक पुष्टि के लिए मरकच्चो थाना प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। आज सदन में प्रश्नकाल के साथ साथ मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। वहीं दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार के नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और जुटा हुआ भी है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा भी आज सदन में
उठ सकता है और हंगामे की वजह बन सकता है। सरकार गठन के 26 महीने बीतने के बाद भी अब तक इस पर फैसला नहीं हो सका, जिससे बीजेपी नाराज दिख रही है और ऐसे में सदन में हंगामे की आशंका जताई जा रही है। प्यार से बाबलूदा के नाम से जनसाधारण के बीच में जाना जाता है। इससे पहले कल बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर पार्टी के विधायक और सांसदों की बैठक की, जिसके बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष न होने से तमाम व्यवस्था बेपटरी हो गई है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा और बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग की। सरकार विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी की मान्यता न दे करके संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया। हम मानते हैं कि इससे लोकतंत्र कलंकित हुआ है और न्याय उनसे मांगेंगे जो इस राज्य के संवैधानिक संस्था के सबसे सर्वोच्च पद पर जो बैठे हुए महामहिम राज्यपाल, उनके पास आकर के हम लोगों ने न्याय की फरियाद की है और मुझे विश्वास है कि महामहिम इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए न्याय करेंगे। प्रतिपक्ष सरकार नहीं बना रही है, उस विषय पे माननीय राज्यपाल जी के पास हम सब आए थे, गुहार लगाने आ रहे थे। प्रतिपक्ष के रूप में हम लोगों ने उनको विधायक दल का नेता बनाया, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं दिया जा रहा है। आप देखते होंगे सदन के अंदर में सामने वाला बेंच बिल्कुल खाली रहता है, तो हम लोग अपनी आवाज को आखिर उनके थ्रू रखेंगे। हम लोगों ने गुहार लगाई है माननीय महामहिम राज्यपाल जी से कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। और इधर लोहरदगा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर साफ तौर पर कहा कि वे हमेशा से हिंदी भाषा के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने कहा कि मां मातृभाषा और पार्टी से कोई समझौता नहीं हो सकता और मुख्यमंत्री इस पर फिर से विचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हिंदी हमारी मातृभाषा है और मेरा व्यक्तिगत मत है कि मातृभाषा और माँ भारती और हमारी पार्टी, तीन चीज़ के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे पुनर्विचार जरूर कर रहे होंगे और हमारे जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा भी कुछ चिंतन शिविर में कुछ बातें आई थी, उससे भी, उस गंभीर बातों से भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा रहा है। चलिए अब बात युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की। यूक्रेन से भारत आने का इंतजार कर रहे छात्र रोमानिया बॉर्डर पर फंसे हैं। रोमानिया बॉर्डर से गोड्डा के दानिश ने संदेश भेजा है। दानिश करीब 2000 छात्रों के साथ रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। दानिश ने बताया कि रोमानिया का तापमान -10 डिग्री है और इतने ठंड में उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। ना कोई शेल्टर होम है और ना खाने की कोई व्यवस्था की गई है। दानिश ने बताया कि एक बार में सिर्फ 100 छात्रों को ले जाया जा रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सिर्फ 100 छात्र एक बार में जाते हैं तो सभी को आने में कितने दिन लग जाएंगे। ये रोमानिया बॉर्डर है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। लगभग यहाँ पे 3000 इंडियन स्टूडेंट्स खड़े हैं। देख लो आप यहाँ का नज़ारा, हर तरफ आपको बच्चे दिखेंगे। टेम्परेचर यहाँ का -10 डिग्री सेल्सियस है। कोई शेल्टर नहीं, कोई खाने का इंतजाम नहीं। ये मेरे दोस्त है, अलग अलग स्टेट से हैं। हम गए 2 दिन से यहाँ पे रुके। हमें ना कुछ रहने को जगह है, ना कुछ नहीं है। बस हर 4 घंटे में आते हैं वो लोग, 100 लोगों को लेके चले जाते हैं। उसके बाद बाकी के वैसे ही रह रहे बाहर। 4-5 लोगों को पैरालिसिस का अटैक आके वो उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। बहुत बुरी हालत चल रही है यहाँ पे। प्लीज हेल्प कीजिए हमको। ठंडी बहुत लग रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको देखना है तो बहुत तकलीफ है यहाँ पे। ये इन लड़कियों को देखिए, यहाँ पे वॉशरूम का कोई सुविधा नहीं है। ये कहाँ पे जाएंगे? हेलो, यहाँ पे ना तो खाने का सुविधा है, ना कुछ शेल्टर दिया गया, कुछ नहीं। आपको मैं बॉर्डर की तरफ दिखा रहा हूँ। ये बॉर्डर है, यहाँ पे पुलिस आ रही है, 2 बच्चे 4 बच्चे करके ले जा रही है। उसके बाद कोई बच्चे नहीं ले जा रही है। धक्का मुक्की हो रही है और कुछ नहीं हो रहा।
यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर झारखंड के कई छात्र फंसे। हजारीबाग के रहने वाले जयराज ने एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने बताया कि यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर पर कई छात्र वहां शनिवार की रात से ही जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें रोमानिया में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ देर के लिए गेट खोला जाता है, लेकिन मात्र 5 से 6 छात्रों को ही रोमानिया में प्रवेश दिया जाता है और ठंड के बीच वहां मौजूद छात्रों की हालत बेहद खराब है। उसके बाद गेट बंद कर देते हैं। पता नहीं है क्या है, समझ में ही नहीं आता है। कल रात हम लोग रहे, काफ़ी जन बेहोश भी हो गए ठंड के कारण। बहुत ही हालात ख़राब है। सर, मेरा नाम जयराज जायसवाल है। मैं बुकोवेनिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चर्निविस्टी यूक्रेन से हूँ। हम लोगों को यहाँ यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर में लाया गया था कल शाम तकरीबन 3 बजे। फिर 6 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं और ये गेट नहीं खोल रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं बहुत भीड़ है सर। ये गेट खोलते हैं, बस 1 घंटे में खोलेंगे और उसमें से केवल 4-5 बंदे ही अंदर जाएंगे। और इधर गोड्डा के शुभम ने यूक्रेन से अपने परिजनों के लिए संदेश भेजा है। शुभम और उनके साथी यूक्रेन में फंसे हुए थे। एमबीबीएस के स्टूडेंट शुभम ने बताया कि अब वो और उनके दोस्त वेनिशा सिटी से हंगरी बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने वीडियो मैसेज भेजते हुए कहा कि अब वो सेफ जोन में हैं और हंगरी बॉर्डर पहुंचने के बाद जल्द ही भारत लौटने की उम्मीद है। फाइनली गाइस, आज हम लोग विनिसिया सिटी यूक्रेन से उस्गोरोद हंगरी बॉर्डर के लिए निकल गए हैं और आज हम ये वीडियो बना के ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग अब सेफली, आप लोग पैनिक ना हो। मैं स्पेशली अपने पापा मम्मी के लिए और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं इंडिया से, सब अलग अलग सिटी से हैं, तो ये मैसेज ये सब लोग अपने गार्जियन को भी भेजना चाह रहे हैं कि हम लोग अब सेफली यहाँ से निकल चुके हैं और जल्द से जल्द इंडिया आएंगे। भारत माता की जय। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी संशोधित रिजल्ट को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अधिवक्ता ने बताया कि 7वीं जेपीएससी 2021 नियमावली में अनारक्षित श्रेणी में 15 गुना रिजल्ट को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। बावजूद इसके संशोधित रिजल्ट में 768 अभ्यर्थियों से बढ़ाकर करीब 1550 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया। इसके अलावा BC1 और BC2 के अभ्यर्थियों के सिलेक्शन को भी आधार बनाया गया। OMR सीट के ऊपर भी एक प्रेयर लिया गया है हमारे द्वारा कि कोर्ट के द्वारा एक पिछले रिट याचिका में, सिंगल बेंच की याचिका में डायरेक्शन दिया गया था कि OMR सीट, स्कोर कार्ड ये सब जारी करने के लिए, बट अभी तक जेपीएससी के द्वारा उनका कंप्लायंस नहीं किया गया। सो हमारे द्वारा बेसिकली कोर्ट से 2 ही गुहार है, मेन गुहार, कि एक तो रिवाइज रिजल्ट को ना कैंसिल करके फ्रेश रिजल्ट निकाला जाए, दूसरा कि जेपीएससी के अधिकारियों के अगेंस्ट में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठाया जाए जिनके द्वारा ये बार बार गलतियाँ की जा रही है। इधर रामगढ़ के रजरप्पा इलाके में गाना गाने वाले इडली मैन की धूम है। यहां आशीष खन्ना इडली बेचने के अपने खास अंदाज को लेकर मशहूर हैं। आशीष नागपुरी, खोटा और हिंदी भाषा में गीत गाते हैं और लोगों को इडली की खासियत बताते हुए गीत गाते हुए खाने के लिए प्रेरित करते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को खोजना और इडली बाइट की ओर आकर्षित करना मुश्किल काम था। ऐसे में उन्होंने अपने गाने के शौक को इडली बेचने के जरिए बनाया और जितना आकर्षक उनका गाना होता है उतना ही स्वादिष्ट उनकी इडली भी होती है। इसके बेहतर नतीजे भी दिख रहे हैं और अब उनके परिवार की आर्थिक हालात भी बेहतर हो रही है। अब आपको सुनाते हैं आशीष का गाना गाते हुए इडली बेचने का अंदाज। कैसन कैसन में सहले माँ साला रे हाय रे डाली, अरे हाय रे डाली वाला, हाय रे डाली वाला, हाय रे डाली वाला, अरे गावे गावे का रहे बाड़ी हाला रे हाय रे डाली, अरे हाय रे डाली वाला। आइए मात्र 10 रुपये प्लेट, थोड़ा ढीला है, इडली
मैं बचपन से ही गाने का शौक़ रखा हूँ और गाना मेरा बहुत ही फेवरेट है। और मैं जब से ये बिजनेस चालू किया हूँ, करीबन लगता है कि 7-8 साल से, तब तो पहले मैं इसे गा के नहीं बेचता था, मगर आज 3 साल से कैसे कैसे मेरे दिमाग में आया। मैं अक्सर गाना वाना जोड़ता रहता हूँ, बहुत सारा ऐसा गाना जोड़ा हूँ जो स्टेज वगैरह में गाने लायक है, स्टेज में गाता भी हूँ। और झारखंड के गांव की चर्चा देश भर में हो रही है और इस गांव का नाम ही उसकी सफलता का राज छिपा है। सफलता भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पाने वाली। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने इस गांव को नेशनल वाटर अवार्ड में 3रा स्थान दिया है। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित जिला खूंटी के गुनी गांव पर ये खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड के गांव बदल रहे हैं। खूंटी जिले के गुनी गांव की अगर हम बात करें तो इस वक्त देश भर में इसकी चर्चा हो रही है और पुरस्कृत भी किया गया है। क्यों किया गया है, कैसे ये गांव दूसरे गांव से भिन्न है, क्या ऐसा कर दिया इस गांव ने जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, आपको दिखाएंगे भी। और आप जानिए कि कैसे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले खूंटी जिले में गुनी गांव अपना नया इतिहास रच रहा है। दिखाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे। ये है खूंटी जिले का गुनी गांव। जी हां, जैसा नाम वैसा ही काम। गांव की दहलीज पर कदम रखते ही आपको सुखद अनुभूति होगी। गांव के रास्ते आपका स्वच्छता और शुद्धता के वातावरण में स्वागत करते नजर आएंगे। 65 परिवार वाले इस आदिवासी बहुल गांव की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ग्राम सभा और एकता है। दरअसल यहीं से शुरू होती गुनी गांव की एक संगठन लेकर के महिला और पुरुषों ने लेकर के एक ग्राम सभा करके हम लोगों कोई भी कार्य काम हो पाता है। से हम लोग का भूतपूर्व से चल रहा था, उससे अभी हम लोगों का बदलाव बहुत अंतराल दूरी पर चल गया। गुनी गांव के विकास का फॉर्मूला 65 गुना 6 के फॉर्मूले पर टिका है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा नायाब फॉर्मूला है। इसमें नायाब कुछ भी नहीं है, बस 65 परिवार को 6 भाग में बांट दिया गया है। यही 6 टीम गुनी गांव के विकास में अपना योगदान दे रही है। रोजाना एलए सुबह स्वच्छता के संदेश के साथ दिन की शुरुआत होती है। गांव में हर तरफ कूड़ेदान का निर्माण किया गया है। साफ सफाई नहीं करेंगे होने से हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमारी से नहीं बचेंगे बोल के हम लोग ग्राम सभा में ही दादा और दीदी मिल के टीम बनाए हैं, 6 टीम बनाए हैं। उसी में हर टीम में 2-2 लीडर रखे हैं हम लोग, ताकि वो लोग देख रेख करे। जहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रहा है वहाँ पे 5 बजे उठ के सीधे सफाई में ही, साफ सफाई से शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत हम लोग सीधे सफाई घर आसपास कर लेते हैं, फिर हम लोग पूरा गांव का साफ करते हैं। गुनी गांव की पहचान आज से 3 साल पहले तक नशेड़ियों के गांव के तौर पर होती थी। गांव के हर घर में देसी शराब यानी हड़िया बनाने का काम चलता था। फिर गांव की महिलाओं ने बगावत का झंडा बुलंद किया। महिलाओं की एकजुटता का असर सामने आने लगा। आज गांव में बत्तख पालन से लेकर मशरूम के उत्पादन में गांव की महिलाएं जी जान से जुटी हैं। पहले दादा लोग घर घर हड़िया बनाते थे और घर घर पीने के लिए व्यस्त रहते थे। और अभी हम लोग महिला दीदी लोग से सब कोई बात किए और अभी नशा कुछ कम हो गया है और अभी हम लोग बनाना भी छोड़ दिए हैं। और दादा लोग बाहर से पी के आते हैं तो हम लोग मना करते हैं। एक पॉलीथिन से कितना केजी तक आ जाएगा? 2 से 3 केजी तक आएगा। 2 से 3? हाँ, एक पॉलीथिन। एक 11 दीदी मिल के किए हैं सामूहिक में अभी तो यही शुरुआत किए हैं और इसको देख लेते हैं, फिर और आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा करेंगे सोचे हैं। अभी रखने का व्यवस्था नहीं है इसलिए कम ही कर रहे हैं। गुनी गांव में आपको जल संरक्षण से लेकर जंगल बचाओ अभियान तक की झलक दिख जाएगी।
जल संरक्षण के लिए गांव के हर घर में सोख्ता बनाया गया है, जबकि पानी खेत में रोकने के लिए ट्रेंच काटे गए हैं। जंगल से पेड़ की कटाई के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेना जरूरी है। ये वाला पानी ऊपर से नीचे नदी में ना जाए बोल के इसको कुआं का लेवल ऊपर उठे पानी, इसलिए हम लोग इसको गड्ढा किए हैं पानी रोकने के लिए। ये हम लोग गांव वाले हैं मिलके किए हैं, और जितना पौधा लगाने का काम हुआ ये हम लोग अपने श्रमदान से किए हैं, और जो गड्ढा खोदने का काम हुआ ये हम लोग का मनरेगा थ्रू से हुआ, और कुछ बहुत हम लोग श्रमदान से भी किए हैं, जिससे कि हम लोग का गांव का पानी गांव में ही रुक जा रहा है। 8 सदस्य हम लोग का डेली ग्रुप में बांट दिए हैं। पर डे 8 या 9 सदस्य डेली का हम लोग का सप्ताह में एक रोज जंगल का रक्षा करते हैं। किसी का जरूरत पड़ता है तो हम लोग उसको ग्राम सभा में सूचना देते हैं कि हमको ये चीज के लिए इतना चाहिए, तो उसको हम लोग मंजूरी देते हैं। उसके बाद उसको फिर उसका काटने के लिए हम ही लोग जाते हैं। गुनी गांव को विकास के पथ पर ले जाने में सरकार के साथ साथ ग्रामीणों की बड़ी भूमिका है। मनरेगा के तहत कई योजनाओं से गांव की तस्वीर और तकदीर बदली है। जहां सरकार का साथ नहीं मिला, वहां गांव के लोगों ने श्रमदान के जरिए ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गांव के विकास के बगैर राज्य या देश का विकास संभव नहीं है। गुनी गांव को लोग आज हर गुण संपन्न गांव के तौर पर भी जानते हैं। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि गांव के लोगों की इच्छा शक्ति ने इस गांव के विकास की गाथा को इतनी दूर तक ले जाने का काम किया है कि आज इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18